दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ पीएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका पाषाण काल को पढ़ लिया, वैदिक काल को पढ़ लिया, रामायण काल को पढ़ लिया, महाभारत काल को पढ़ लिया, महाजनपद काल हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, हमारे वंश में मौर्य वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, मेघ वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया और वाकाटक वंश हो गया। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्टार्ट करेंगे आपका गुप्त वंश। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज स्टार्ट करते हैं कौन सा वंश? गुप्त वंश, जिन्होंने आपका 4वीं शताब्दी से लेकर आपका 5वीं शताब्दी तक शासन किया है भारत के मगध क्षेत्र में, है ना। और गुप्त वंश का आपका हमारे छत्तीसगढ़ में क्या देखेंगे? साक्ष्य देखेंगे कि क्या क्या इसका इतिहास रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। हम जानते हैं भारतीय इतिहास में गुप्त वंश एक ऐसा वंश रहा जिन्होंने आपका बहुत समय तक शासन किया और गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है। गुप्त वंश से बहुत सारे राजा हुए हमारे, जैसे कि हमारा गुप्त वंश में भारतीय इतिहास में थोड़ा सा साक्ष्य दे तो हमारा पहला राजा होगा श्रीगुप्त, फिर होगा हमारा घटोत्कच, फिर होगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर होगा हमारा समुद्रगुप्त, फिर आपका रामगुप्त, रामगुप्त के बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी को विक्रमादित्य भी संज्ञा दी गई है। फिर आपका इसी में मिलेगा कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त, और अंतिम राजा मिलेगा विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इन शासकों को हम भारतीय इतिहास में आपका डील करके ज़्यादा पढ़ेंगे। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखेंगे कि इनका हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य मिलता है। नाम याद कर लेना भाई, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। चलिए हम देखते हैं कि इनका छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में श्रीगुप्त, घटोत्कच का तो कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, आपका चंद्रगुप्त प्रथम का भी साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन किसका साक्ष्य मिलता है? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने देखा था, इन्होंने भारत के उत्तर क्षेत्र के 12 राज्यों को जीता था और दक्षिण क्षेत्र के 12 राज्यों को जीता था। और इसी दक्षिण क्षेत्र के 12 राज्यों को जीतने के परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम गुप्त काल में क्या पड़ा था? आपका दक्षिणापथ। क्या मिला था हमें? दक्षिणापथ नाम मिलता है हमारा छत्तीसगढ़ का किस काल में? गुप्त काल में। और हमारे समुद्रगुप्त ने एक अभियान चलाया था जिसको हम लोगों ने वाकाटक वंश में भी पढ़ा है। कौन सा अभियान चलाया था भाई? दक्षिणापथ अभियान, दक्षिणापथ अभियान। और इस दक्षिणापथ अभियान में इन्होंने आपका दक्षिणी क्षेत्र के कितने राज्यों को जीता था? 12 राज्यों को जीता था, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 2 आपका वंश के राजाओं को इन्होंने परास्त किया था। एक तो हमारे वाकाटक वंश के राजा थे जिसका नाम था महेंद्र सेन, और एक हमारे नल वंश के राजा थे। बस्तर क्षेत्र में इस समय नल वंश चल रहा था और नल वंश के राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने क्या किया था? परास्त किया था। तो हमें याद रखना है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 2 राजाओं को जीता था आपका। एक तो वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन को परास्त किया था और एक नल वंश के राजा व्याघ्रराज को परास्त किया था। और इसमें अगर विवरण दें हम तो महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को परास्त करने के बाद
ये व्याघ्रराज को परास्त करने के बाद आपका इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि का नाम है व्याघ्रहंता। क्या उपाधि धारण की थी भाई? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी किस व्यक्ति ने? समुद्रगुप्त ने। हमें याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याघ्रहंता भारतीय इतिहास में किसको कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। और इन समस्त आपका लड़ाई झगड़ा के बारे में जानकारी हमें पुस्तक से मिलती है, जिस पुस्तक को हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं जी? प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम देते हैं भाई? प्रयाग प्रशस्ति नाम देते हैं। और इस प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कल मैं आपको बताया था वाकाटक वंश में कौन है हमारा? हरिसेन है, जो कि आपका दरबारी कवि थे आपका किसके? समुद्रगुप्त के। तो इसको याद रखना है हमें। समुद्रगुप्त ने आपका एक अभियान चलाया, जिस अभियान का नाम क्या है? दक्षिणापथ अभियान। दक्षिणापथ अभियान में इन्होंने भारत के दक्षिणी क्षेत्र के 12 राज्यों को जीता था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है। छत्तीसगढ़ के वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन को परास्त किया, नल वंश के राजा व्याघ्रराज को परास्त किया, और इन्होंने उपाधि धारण की थी किसकी? व्याघ्रहंता की। और इन समस्त चीजों की जानकारी हमें पुस्तक से जानकारी मिलती है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। और इसके रचनाकार कौन है? हरिसेन। और कल मैं आपको यह भी बताया था कि समुद्रगुप्त के इन्हीं आपका राज्य विस्तार के आपकी नीति के तहत इन्होंने आपका 24 राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इस कारण इसको भारत का क्या कहा गया है भाई? भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है किसे? हमारे समुद्रगुप्त को। और एक चीज आपको फैक्ट पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त आपका इन्होंने दक्षिणी क्षेत्र के वाकाटक और नल वंश के राजाओं को परास्त किया, लेकिन इन क्षेत्रों को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। साम्राज्य में नहीं मिलाया, क्योंकि इनकी एक नीति चलती थी, मोक्ष ग्रहण नीति। कौन सी नीति भाई? मोक्ष ग्रहण नीति चलती थी किसकी? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त की मोक्ष ग्रहण नीति के तहत इन्होंने साम्राज्य को आपका मिलाना, इसमें मिलाया नहीं जाता था। आपको इस नीति के तहत मिलाया नहीं जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था। जो भी साम्राज्य इसको जीता था उसको छोड़ दिया जाता था, और वहां से ज्यादा मात्रा में क्या इकट्ठा किया जाता था? कर इकट्ठा किया जाता था ज्यादा मात्रा में। आपको किस नीति के तहत? मोक्ष ग्रहण की नीति के तहत। तो इसे भी हमें याद रखना है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में जिन राजाओं को परास्त किया, उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, और साम्राज्य में नहीं मिलाया और साथ साथ एक नीति अपनाया उन्होंने। कौन सी नीति? मोक्ष ग्रहण की नीति, जिसके तहत उसको मिलाया नहीं, बल्कि वहां से ज्यादा मात्रा में क्या इकट्ठा करता था? कर इकट्ठा करता था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और हमारे गुप्त वंश के क्या साक्ष्य मिलता है। तो गुप्त वंश के राजा मिल रहे हैं हमें, जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की संज्ञा भी दी जाती है। थोड़ा भारतीय इतिहास में भी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आपका इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करता था। कितने रत्न हुआ करते थे? 9 रत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आपका दरबार में। जिस प्रकार हम भारतीय इतिहास में मुगल काल में देखते हैं, मुगल काल में हमारे आपका अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, उसी प्रकार गुप्त काल में किसके शासनकाल में 9 रत्न थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इसके 9 रत्नों का अगर नाम हम देखें तो 9 रत्नों का नाम यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। हमारे थे अमर सिंह, आर्यभट्ट यही आपका इसी के दरबार में थे। तीसरा था आपका भास, चौथा थे भवभूति, और पांचवा थे आपका कालिदास, छठा थे खरपरिक, सातवां थे वराहमिहिर, और आठवां थे आपका विशाखदत्त, और 9वां थे हमारे कौन? विशाखदत्त, वराहमिहिर,
धन्वंतरी। तो इस प्रकार हमारे 9 रत्न थे आपका किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और ये लोग इतने आपका समृद्ध थे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कि इन्हीं के आपका इतिहास क्रम को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही आपका शासन क्रम को भारतीय इतिहास में हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। स्वर्ण काल की संज्ञा हमारा गुप्त वंश भी कहलाता है भारतीय इतिहास में। तो इन 9 रत्नों को भी आप याद रख लेना, अमर सिंह, आर्यभट्ट, भास, भवभूति, कालिदास, खरपरिक, वराहमिहिर, विशाखदत्त, धन्वंतरी। इसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या जानकारी मिलता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमें यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था कि प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती। और इस प्रभावती का विवाह हुआ था वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा का क्या नाम था जी आपका, नरेंद्र रुद्रसेन। क्या नाम था, रुद्रसेन। इस रुद्रसेन से आपका प्रभावती का विवाह हुआ था जो किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। तो हमें याद रखना है गुप्त वंश के जो राजा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसकी पुत्री प्रभावती का विवाह आपका वाकाटक वंश के राजा किससे हुआ था, रुद्रसेन से। ठीक है भाई, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, लिख लिए। चलिए इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और गुप्त वंश के हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य साक्ष्य देखते हैं। गुप्त वंश के हमारे छत्तीसगढ़ में आपका सिक्के मिले। क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो आपका बानापरत दुर्ग से मिला है। कहाँ से मिला है, बानापरत दुर्ग से। और रायपुर के 40 सिक्के मिले हैं। रायपुर का एक जगह है पिटाईवल्द, पिटाईवल्द रायपुर से आपका गुप्तकालीन कितना सिक्का मिला है, 40 सिक्का मिला है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि गुप्त काल के आपका छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ से सिक्के मिले हैं। तो गुप्त काल के छत्तीसगढ़ के 2 जगहों से सिक्के मिले हैं, एक तो बानापरत दुर्ग से मिला है और एक पिटाईवल्द रायपुर से कितने सिक्के मिले हैं, 40 सिक्के मिले हैं। ठीक है, और इस 40 सिक्कों में विशेष तौर पे गुप्त काल के 2 राजाओं का नाम आपका दिया गया है। 2 राजाओं का नाम मिलता है आपका। कौन कौन से राजा थे हमारे, स्कंदगुप्त थे और आपका क्या थे, कुमारगुप्त थे। तो याद रखना, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की जानकारी मिली है आपका रायपुर के आपका पिटाईवल्द से जो 40 सिक्के मिले हैं उसमें, जिसमें कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा गया है, महेंद्रादित्य, और इसको आपका स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य कहा गया है। ठीक है, तो अलग अलग नामों से इनकी जानकारी मिली है, हमें आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य नाम से जाना गया है और कुमारगुप्त को किस नाम से जाना गया है, महेंद्रादित्य नाम से। कहाँ के सिक्कों में, 40 सिक्के मिले हैं जो पिटाईवल्द रायपुर से। इतनी जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है आपका किस वंश की, गुप्त वंश की। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुप्त वंश के कौन कौन से राजाओं का छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिलता है, कहाँ कहाँ से सिक्के मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपका कौन से वंश में, आपका छत्तीसगढ़ के राजवंश में। ठीक है, चलिए अब हम छत्तीसगढ़ के राजवंश में प्रवेश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी राजवंश पढ़ा वो सब कहाँ पे आपका शासन किए हैं, भारत के मगध क्षेत्र में शासन किए हैं आपका। अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो मूल रूप से निवास करके शासन किए हैं उनका शासन क्रम हमारे छत्तीसगढ़ में क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, छत्तीसगढ़ के इतिहास क्रम का एक मैंने आपको क्रम दिया है। उस क्रम को आप याद कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आपका बैठ जाएगी, समझ में आएगी आपका चीज़ें। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्राचीन काल पढ़ रहे हैं और प्राचीन काल के इतिहास में हम लोगों ने वैदिक काल, अब वैदिक काल के बाद आपका रामायण, महाभारत, महाजनपद, बौद्ध, जैन, इन सब को पढ़ा। फिर हम लोगों ने भारतीय इतिहास के भारतीय राजवंशों को पढ़ा जिसमें हमारा मौर्य वंश का साक्ष्य देखें, सातवाहन
वाकाटक वंश का देखें, गुप्त वंश का देखें। इसके बाद हम जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के मूल निवास करके यहीं पे शासन किए हैं, इस कारण इनको छत्तीसगढ़ के राजवंश की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। और छत्तीसगढ़ के राजवंश में आपका पहला आपका राजवंश है, आपका याद रखना है, छत्तीसगढ़ के राजवंश में पहला राजवंश है हमारा राजर्षि तुल्य वंश। कौन सा वंश भाई? राजर्षि तुल्य वंश आपका शासन किया है, जो कि छत्तीसगढ़ के राजवंश का कैसा वंश है, पहला वंश है। राजर्षि तुल्य की राजधानी या शासन क्षेत्र कहें हम लोग, शासन क्षेत्र, तो इनका शासन क्षेत्र था आरंग। कौन था भाई? आरंग था। और आरंग किस क्षेत्र में आता है? रायपुर क्षेत्र में। इन्होंने आपका 6ठी 7वीं शताब्दी में आपका शासन किया, ठीक है। 6ठी 7वीं शताब्दी में आपका शासन किया है कौन से वंश ने? राजर्षि तुल्य वंश ने। और इनका शासन क्षेत्र क्या रहा है? आरंग रहा है, जो कि कौन सा क्षेत्र है? रायपुर। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला राजवंश कौन? तो राजर्षि तुल्य वंश। छत्तीसगढ़ के इतिहास के पहले राजवंश राजर्षि तुल्य वंश ने किस क्षेत्र में शासन किया? तो आरंग क्षेत्र में। और आरंग कौन से क्षेत्र में आता है भाई? रायपुर क्षेत्र में। इसके शासक की बात करें हम तो इसके शासक बहुत सारे शासक हैं इसके। इसका पहला शासक हुआ सूरा। क्या हुआ? सूरा। सूरा याद रखना, ये संस्थापक शासक है। सूरा हम वैसे छत्तीसगढ़ी में सूरा किसको कहते हैं जी? छत्तीसगढ़ी में सूरा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वराह को, जानते हैं, सुअर है ना, पिग। तो याद रखना, सूरा हमारा पहला राजा है किस वंश का? राजर्षि तुल्य वंश का। इसके बाद मिलेगा हमें दैत्य प्रथम, फिर मिलेगा विभीषण, फिर आपका दैत्य द्वितीय, नहीं दैत्य द्वितीय के पहले भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के बाद आपका दैत्य द्वितीय मिलेगा, और इसके बाद आपका भीमसेन द्वितीय मिलेगा, ठीक है। ये प्रथम और द्वितीय कहने के पीछे कारण यह है कि इसी राजवंश में उसी नाम से व्यक्तियों ने शासन किया है। तो किस व्यक्ति ने पहले शासन किया और किस व्यक्ति ने बाद में शासन किया, उसी नाम से उसको डिफाइन करने के लिए ऐसा लिखा जाता है। ये दैत्य प्रथम है जो कि पहले शासन किया है, और ये दैत्य द्वितीय है जो कि बाद में शासन किया है। ये आपका भीमसेन प्रथम है जो पहले शासन किया है, और ये भीमसेन द्वितीय है जो कि बाद में शासन किया है। तो ये सभी शासक हैं हमारे किस वंश के? राजर्षि तुल्य वंश के। आपको नाम याद रखना है, सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। बोलिए, सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इतने राजा होंगे हमारे किस वंश के? राजर्षि तुल्य वंश के, जो कि कहाँ पे शासन किए हैं? आरंग में। इनका हमें एक साक्ष्य ज्यादा मिलता है, भीमसेन द्वितीय का हमें आरंग ताम्रपत्र मिला है। कौन सा ताम्रपत्र मिला है? आरंग ताम्रपत्र मिला है किसका? भीमसेन द्वितीय का, जिसमें बताया गया है कि ये लोग जो आपका शासन कर रहे थे उसमें आपका 282 गुप्त संवत 282 गुप्त संवत लिखित सिक्के मिले, ठीक है। तो याद रखना, इसको देखने से हमें पता चलता है किसके अधीन शासन किए हैं? गुप्तों के अधीन शासन किए हैं। किस वंश ने? आपका राजर्षि तुल्य वंश ने, ठीक है भाई। तो ये रहा हमारा राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश ने कहाँ शासन किया? तो आरंग रायपुर क्षेत्र में शासन किया। इसके प्रमुख शासक कौन कौन है? तो सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय का हमें आरंग ताम्रपत्र मिला है जिसमें 282 गुप्त संवत लिखा है। इसके अधीन आपको पता चलता है कि ये लोग किसके अधीन थे? गुप्तों के अधीन थे। राजर्षि तुल्य के बाद हमारा वंश आएगा आपका पर्वतधारक वंश, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पर्वतधारक वंश को पढ़ते हैं।
चलिए भाई हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब आगे आगे वंश देखते हैं। राजर्षित्व के बाद हमारा वो कौन सा वंश चला है? पर्वतद्वारक वंश। पर्वतद्वारक वंश ने किस शासन क्षेत्र में, इसका शासन क्षेत्र क्या रहा है? तो याद रखना है इनका शासन क्षेत्र रहा है देवभोग गरियाबंद क्षेत्र। ये वही देवभोग गरियाबंद क्षेत्र है जहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। खास करके देवभोग गरियाबंद में हीरे के बहुत सारे खदान हैं और हीरे के खदानों में आपका देवभोग क्षेत्र में पायलीखंड, कोदोमाली, जांगड़ा, बहराडी है ना, मैनपुर, ये सभी हमारे आपका प्रमुख आपका हीरे के खदान हैं देवभोग गरियाबंद क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका शासन क्षेत्र याद रखना देवभोग गरियाबंद है। ये लोग एक माता की उपासना करते थे, एक माता की क्या करते थे? उपासना करते थे। और इनके माता का जिस माता है वो उपासना करने वाली देवी है कौस्तुंभेश्वरी देवी, नहीं स्तंभेश्वरी देवी। स्तंभेश्वरी देवी की ये क्या करते थे? उपासना करते थे। ऐसा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्वतद्वारक वंश के लोग आपका किस देवी की उपासना करते थे? तो स्तंभेश्वरी देवी की। पर्वतद्वारक वंश के लोगों ने किस क्षेत्र में शासन किया है? तो देवभोग गरियाबंद क्षेत्र में। पर्वतद्वारक वंश के आपका शासकों की बात करें तो इसके प्रमुख रूप से दो शासक मिलते हैं। कितना शासक मिलते हैं? दो शासक मिलते हैं। एक तो सोमन्नराज है और एक मिलेगा हमें तुष्टिकर। ठीक है, तो दो राजा मिलते हैं हमें पर्वतद्वारक वंश के, एक सोमन्नराज है और एक क्या है? तुष्टिकर। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक देते हैं आपको। हम लोग वंश बोलेंगे, कौन सा वंश? पर्वतद्वारक वंश। तो आपको बोलना है सोतु। क्या बोलना है भाई? सोतु। सोतु कहने उसका कोड है आपका शासकों का। सो से सोमन्नराज है और तू से क्या है? तुष्टिकर। तो आप याद करने के लिए इस ट्रिक को अपना सकते हैं। पर्वतद्वारक में सोतु मतलब सोमन्नराज और तुष्टिकर। ठीक है, तो देखते हैं हम सोमन्नराज और तुष्टिकर की इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। देखिए, सोमन्नराज की माता का नाम था कौस्तुंभेश्वरी देवी। क्या नाम था भाई? कौस्तुंभेश्वरी नाम था। किसकी माता का नाम? सोमन्नराज की माता का नाम कौस्तुंभेश्वरी देवी था। इनको एक समय आपका इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा मात्रा में ज्वर आया था। ज्वर कहने का मतलब बुखार। क्या आया था भाई? बहुत ज्यादा मात्रा में बुखार आया था। किसको? कौस्तुंभेश्वरी देवी को। तो इसके इलाज के लिए, इनके बुखार के इलाज के लिए एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण को बुलाया गया और इस ब्राह्मण के इलाज से आपका कौन ठीक हो गई थी? कौस्तुंभेश्वरी ठीक हो गई। इसी कारण इस ब्राह्मण को एक क्षेत्र को दान दे दिया गया और उस क्षेत्र को दान का आपका नाम है आपका देवभोग। क्या नाम है? देवभोग, जो इनका क्या है? शासन क्षेत्र है। तो आप याद रखना सोमन्नराज की माता का क्या नाम? कौस्तुंभेश्वरी देवी। कौस्तुंभेश्वरी देवी को एक दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आया? बुखार आया, ज्वर आया आपका, और इनका इलाज एक ब्राह्मण ने किया था जिससे ठीक हो गए थे और एक क्षेत्र को दान के रूप में दिया था जिस क्षेत्र का नाम क्या है? देवभोग। ठीक है, इसके बाद तुष्टिकर नाम की इस राजा ने आपका, तुष्टिकर नाम के राजा ने आपका पर्वतद्वारक ग्राम बसाया था। पर्वतद्वारक ग्राम का क्या किया था? इन्होंने बसाया था। इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़्यादा इसमें नहीं है। तुष्टिकर ने ग्राम का आपका निर्माण किया है, बसाया है, जिस ग्राम का क्या नाम है? पर्वतद्वारक ग्राम। और तुष्टिकर के हमें 13 सिंघा ताम्रपत्र भी मिलता है। कौन सा ताम्रपत्र मिलता है? 13 सिंघा ताम्रपत्र मिलता है। किसका? तुष्टिकर का। तो इतने ही दो राजा है आपका, दोनों का इतना ही फैक्ट है, आप याद रखना है।
सोमनराज की माता का क्या नाम? कौस्तुम्भेश्वरी देवी। कौस्तुम्भेश्वरी देवी को एक समय बहुत ज़्यादा मात्रा में बुखार आया। उस बुखार का इलाज किया एक ब्राह्मण व्यक्ति ने। अब उस ब्राह्मण व्यक्ति को एक क्षेत्र को दान दे दिया गया जिसका नाम क्या है? देवभोग। उसके बाद हमारा राजा हुआ तुष्टिकर। तुष्टिकर का हमें आपका जानकारी मिलता है कि उन्होंने पर्वत द्वारा ग्राम का आपका बसाया था और इनका एक ताम्रपत्र भी मिला है। का क्या ताम्रपत्र? तेरसिंगा ताम्रपत्र। और ये लोग किस माता की उपासना करते थे? स्तंभेश्वरी देवी माता का उपासना करते थे, आप याद रखना है। और इस तरह से हमारा पर्वत द्वारा वंश का इतिहास भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के इतिहास में खत्म होता है। ठीक है, आप इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। इस चैनल में आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य जो सिविल सर्विस के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो सब्जेक्ट, उन सभी सब्जेक्ट की आपको स्टडी कराया जाएगा। आप इससे जुड़े रहिए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।